स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी से भी संबंधित एमसीक्यू देख सकते हैं। दोस्तों ये एमसीक्यू, एनसीईआरटी और तमाम सारे इंपॉर्टेंट बुक को मिला के बनाया जाता है। तो जाइए देखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो भी जरूर शेयर करिएगा। और ये वीडियो सभी के लिए है, सभी एग्जाम के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रश्न नंबर 1 है कि भारतीय संविधान के, एक मिनट जाइए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि भाग नंबर 5। प्रश्न नंबर 2 है संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। बहुत अच्छा सवाल है। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 3 है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है। तो 3 का सही उत्तर होगा, एक मिनट जाइए, डी होगा, डी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 4 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है। क्या पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम, सबसे पहले, तो क्या होगा ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। प्रश्न नंबर 5 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो 5 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। प्रश्न नंबर 6 पर आ जाइए। पूछा जा रहा है मूल रूप से संविधान के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, ध्यान देना, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त मतलब मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की। तो 6 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 7। एक मिनट, 7 होगा। क्या पूछा गया मूल रूप से। अब देखिए कि आपको क्या ध्यान ध्यान देना है, जब संविधान बना था उस समय बात किया जा रहा है, ठीक है, ना कि इस वक्त, क्योंकि इस चीज़ को धीरे धीरे बढ़ाया भी गया है, ठीक है। इस समय कितना है, इस समय है 31, लेकिन क्या पूछा गया मूल रूप से, लेकिन जब संविधान बना था उस वक्त पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाइए, एक मिनट। प्रश्न नंबर 7, इसमें कहा जा रहा है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। यहाँ पूछा गया वर्तमान, तो 7 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 30। अब मैंने अभी क्या बोला है, 31। अब देखिए ये कभी, जैसे ये टाइम के अनुसार, जब एक टाइम के अनुसार ये बढ़ता रहता है, ठीक है। अब जैसे जो चीज़ें, ऐसे सवाल कोई पूछा जाए कभी भी कि वर्तमान में इस समय कितना है, इस वक्त कितना है, तो आप तुरंत जाइए, गूगल करिए, तुरंत देखिए कि इस वक्त आरे कितना है, कोई भी सवाल हो। क्योंकि देखिए ये हो सकता है ये वीडियो आज आप देख रहे हो, कल देख रहे हो, एक साल बाद देख रहे हो, तो एक चीज़ें एक साल 2 साल बाद एक जैसी थोड़ी ना होती हैं। जो चीज़ करंट अफेयर की चीज़ें होती हैं वो हमेशा बढ़ती घटती रहती है। तो ऐसे सवालों को आपको तुरंत जाना है, गूगल पर देखना है कि 30 है कि 31 है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ये जाकर देख लेना। प्रश्न नंबर 7 जाना आपको गूगल पर देखना है कि 30 है कि 31 की 32 क्या है, ठीक है। 8 है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। 8 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि संसद के पास। अब आ जाइए बात करें प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए। तो 9 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी हो, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष से कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। एक मिनट, प्रश्न नंबर 9 को फिर से पढ़िए एक बार आप। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कौन सी अर्हता, देखो, अगर आप सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश अगर आपको बनाया जा रहा है, ठीक है, मान लो, तो पूछा जा रहा है कि कम से कम आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्यों मैं आपको लेके जाके बना दूं, कुछ तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ए, बी, सी, इन तीनों में से कोई एक हो जाए तो आप जाके बन जाओ। अब क्या है ये देखते हैं। इसमें है कि वह किसी एक या एक हो या एक से ज़्यादा हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। कम से कम 5 वर्ष तक आपको न्यायाधीश रहना पड़ेगा। या फिर अगर चलो ये चीज़ नहीं भी है, कोई बात नहीं, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो, मतलब कि वकील हो, अधिवक्ता हो, या वह एक अपरारंगत अधिवेत्ता हो, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ नियम फॉलो हुआ, आप जाके बन जाओ। 10 है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 11 है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो 11 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि राष्ट्रपति। ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 पे क्या है, इसमें है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो 12 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि राष्ट्रपति करता है। ध्यान देना। 13 है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करते हैं। ध्यान देना, प्रश्न क्या है 13, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब जैसे राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और भी जितने न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन किसके, कह सकते हो कि अपरामर्श से करता है, मतलब किसके सुझाव से करता है, ये चीज़ें पूछी गई बेसिकली। 13 का सही उत्तर होगा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, ठीक है। 14 है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है, जो कि हम, सही उत्तर होगा डी, यानी फ्रांस। एक मिनट, ये वाला होगा डी, होगा डी। एक मिनट, ठीक है, डी होगा।
क्या पूछा गया, ध्यान दें, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ये कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस होगा। 15 है कि भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो 15 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि डी होगा। एक मिनट, इनमें से सभी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में भी, उच्च न्यायालय में भी और जनपद एवं सत्र न्यायालय में भी। 16 के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, तो ये कब होती है, 16 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गणपूत्र नहीं होता तब। 17 सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है, तो 17 का सही उत्तर होगा डी, डी यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान देना। प्रश्न नंबर 18 जाइए, इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। अब देखिए ये चीज़ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लिखा है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कोई भी इंसान है, अगर वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश उसको नियुक्त होना बनना है तो कितने वर्ष तक, कम से कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, तो 18 का सही उत्तर होगा बी, यानी 10 साल तक आपको रहना ही पड़ेगा। 19 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है, 19 का सही उत्तर होगा यानी कि 65 वर्ष। लेकिन ये चीज़ भी जाके एक बार गूगल पर देख लेना, ध्यान रखना, गूगल पर देखना जरूर, क्योंकि ये भी हो सकता है कि भाई कब, देखिए मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो कभी भी आप इन सब, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब चीज़ें आप जरूर देखा करिए गूगल पे कि इस समय क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। 20 है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, सेवानिवृत्त की आयु क्या है, तो 20 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 65 वर्ष। वैसे तो फिलहाल सही है, लेकिन एक बार आपका भी फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। 21 से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है, 21 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। एक चीज़ ध्यान देखना, ना 56, ना 58, ना 60, ठीक है, वहाँ होना चाहिए 65, लेकिन यहाँ 65 है ही नहीं। 22 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल निम्न प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है, तो कौन सा होगा, 22 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि उपयुक्त दोनों, यानी कि कदाचार, यानी कि उसका व्यवहार नहीं सही हो इन सब कारणों से, और असमर्थ, यानी कि वो काम करने के लिए असमर्थ हो, उसका मेंटल हेल्थ ना सही हो, ठीक है, इससे कई चीज़ें हैं जो चीज़ों को देखा जाता है। तो प्रश्न नंबर आ जाइए, बात करेंगे अगर हम 23 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है, पूछा गया प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा सी, एक मिनट जाइए, सी यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। ध्यान देना, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की बात की जा रही है। 24 से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है, तो 24 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 25 से, एक मिनट जाइए, प्रश्न 25 से कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा, ये चीज़ ध्यान देना, असफल, और नाम पूछा गया कि कौन, ये असफल नहीं हुआ था महाभियोग, असफल हो गया था, ध्यान देना। 25 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। आ जाइए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 के बारे में। इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है, 26 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 1 मिनट 2,80,000। लेकिन ये सब चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब सवाल पूछा नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन आपको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चीज़ों को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो आप एज अ नॉलेज के लिए जाइए गूगल पर देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हम टाइम के अनुसार, वक्त के अनुसार कभी मतलब बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब ये सवाल भी आपको नहीं ध्यान देना है, ना ये सवाल ध्यान देना है, बस एज अ नॉर्मली जाइए गूगल पर और इस चीज़ को आप सर्च करके देख सकते हैं। 28 पे आइए, जब राष्ट्रपति, देखिए मैंने सवाल इसलिए ये चीज़ इसमें डाला है कि आपको मालूम होना चाहिए, जैसा ये ना रहे कि आप सवाल लगा रहे हैं और वेतन से संबंधित सवाल ना आए, मतलब ना जाने, आपको जानना चाहिए कि इनकी वेतन कितनी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा, ऐसे सवाल बहुत कम ही चांस होते हैं पूछे जाने का। तो जो वेतन संबंधित है तुरंत जाओ गूगल पर चेक करो कि इस वक्त कितना है, ठीक है। 28 है कि जब राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा, 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट चाहिए। तो प्रश्न नंबर कहाँ थे, 28 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 में, 1 मिनट। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश, नाम पूछा गया है, ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया, तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। 30 है कि सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब अगर रिटायर हो जाते हैं उसके बाद क्या वो वकालत कर सकते हैं, ये पूछा गया है। 30 का सही उत्तर होगा डी, यानी किसी भी न्यायालय में नहीं, मतलब
हर एक जगह नहीं कि चाहे जहाँ जाकर बैठने लगें। हाँ, कर सकते हैं लेकिन हर एक जगह नहीं। देखो क्या लिखा है, किसी भी न्यायालय में नहीं कि चाहे जहाँ। हाँ, ऐसा तो नहीं दिया है ना कि नहीं कर सकते, लेकिन क्या लिखा है, किसी भी न्यायालय में नहीं। 31 से सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? 31 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि संसद। एक मिनट, प्रश्न नंबर आ जाइए 32 में। इसमें कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो 32 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 33 है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? 33 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। 34 है, भारत में न्यायपालिका है, तो 34 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। प्रश्न नंबर 35 पे आ जाइए। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, तो 35 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि एकीकृत है। ठीक है, तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप क्या है? एकीकृत है। 36 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? ध्यान देना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद अगर हो जाए, मामला विवाद का हो जाए, तो कहाँ पर चीज़ें लाई जाती है, मतलब उसके फैसले के लिए, सुनवाई के लिए? 36 का सही उत्तर होगा सी, यानी भारत का उच्चतम न्यायालय। ये आसान सवाल है, आप लोग बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 37 पे आइए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, या उसका क्या है? मौलिक अधिकार है कि पुनर्वाहिक अधिकार है कि क्या है? मतलब पूछा गया क्या है? तो 37 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि मौलिक अधिकार है। 38 से राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? 38 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। एक मिनट 37 का हो गया मौलिक अधिकार। हाँ, यहाँ होना चाहिए था 39, गलती से लिख गया है 13। ठीक है, यहाँ 39 होना चाहिए, 39 सवाल। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, तो 39 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 143 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया। यानी कि उच्चतम न्यायालय से चीज़ों को परामर्श लेना, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में बात हो गया, जो बड़े बड़े फैसले होते हैं, तो ये किस आर्टिकल के अंदर है, अनुच्छेद के अंदर है, तो होगा 143। प्रश्न नंबर 40 यानी इस वीडियो का अंतिम सवाल मान लिया जाए अगर, तो ये पूछा गया है कि न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार किसे है? तो 40 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि उच्चतम न्यायालय। ये ध्यान देना। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी सवाल में कोई डाउट, परेशानी, किसी भी तरीके की दिक्कत है, तुरंत कमेंट बॉक्स में जाओ, लिखो कि भैया या सर जो भी है कि ये समझ में नहीं आया, इसको आपने कैसे बताया, एकदम हक से मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग हो सकता है कुछ चीज़ें गलत हो गई हों, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता है, कोई भी डाउट हो सकता है कि सवाल पढ़ते पढ़ते किसी भी सवाल में कोई गलत उच्चारण हो गया हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ उच्चतम, मैंने पढ़ दिया उच्च। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आपको कोई डाउट है, दिक्कत है, जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।